इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन के बारे में और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के प्लेलिस्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टॉपिक को पढ़ने में। तो देखो, अगर तुमने लेक्चर 1 सुना होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, जहाँ पर कोई भी CO2 नहीं बनता है। एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जहाँ पर CO2 बनता तो है लेकिन लो अमाउंट पर, यानी कि कम बनता है। जैसे अगर हम कोई 3 कार्बन का सबस्ट्रेट ले रहे हैं तो उससे बनेगा, जैसे सपोज करो 2 CO2 बन गया या 1 CO2 बन गया, ऐसे को बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और तीसरा होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहाँ पे जितने कार्बन का हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं उतने CO2 हमारे निकल के आ जा रहे हैं, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। आज की वीडियो का क्या फोकस होने वाला है? आज हम बात करने वाले हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में इथेनॉल फॉर्मेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की, क्या होता है, कैसे होता है, सब देखेंगे। कहाँ पर होता है वो भी देखेंगे और किस कंडीशन में होता है वो भी देखेंगे। और लास्ट में हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। तो एंड तक देखो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। अगर लग रहा है कि टाइम की कमी हो रही है तो 2x पर सुन लो, उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के केस में या एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में तुम्हें पढ़नी है दो चीजें। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है इथेनॉल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनेगा लैक्टिक एसिड और इथेनॉल फर्मेंटेशन में बनेगा इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं लैक्टेट, और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट हो जाएगा इथेनॉल। बार बार रिवाइज कराऊंगी तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कितने पाइरुवेट से कितने लैक्टिक एसिड बनेंगे, कितना CO2 रिलीज होगा। सारी कैलकुलेशंस तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। ठीक है, तो देखो, जब हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की, तो पहले था हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज से बन गया पाइरुवेट, और इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है ग्लाइकोलिसिस, यानी कि किसमें, लेक्चर नंबर 2 में। अब तुम्हारे पास आ गए हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, है ना। एक ग्लूकोज से तुम्हारे पास आ गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। अब इससे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अब कैसे बनेंगे, कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड है, कितने स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, बैक्टीरियल सेल और ईस्ट सेल में अगर हम बात करें एक बेसिक डिफरेंस की, तो बैक्टीरियल सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, और ईस्ट सेल होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक है तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है, ग्लूकोज से बना पाइरुवेट कहाँ से बना, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बना। एक ग्लूकोज से बने 2 पाइरुवेट, है ना। अब ये जो पाइरुवेट बना है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल में है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया में ही लैक्टिक एसिड बनेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं या जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें भी लैक्टिक एसिड बनता है। अभी के लिए इतना एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि ये बैक्टीरियल सेल है, उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो यहाँ पर बन गया लैक्टिक एसिड। यह है बेसिक डिफरेंस कि लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा, इथेनॉल कहाँ पर बनेगा, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो लैक्टिक एसिड बनेगा बैक्टीरियल सेल में। अब बात करते हैं ईस्ट सेल की। ईस्ट सेल कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। अब यूकैरियोटिक है तो इसके पास तो अच्छे खासे सेल ऑर्गेनेलीज है, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से यहाँ पर ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट बना। यहाँ तक तो दोनों केस में सेम था, लेकिन अब इसके पास चॉइस है ना। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है इथेनॉल। मतलब ईस्ट सेल के पास चॉइस नहीं है, ये बनाता है इथेनॉल। तो ये भी एसिड है और ये अल्कोहल है तो दोनों ही जहरीले, है ना। अब जहर कहाँ पे आता है वो हम देखेंगे। अभी आपके NCERT में भी दिया हुआ है वो लाइन कि बेचारे ईस्ट सेल के पास कोई चॉइस ही नहीं होता है। जब ईस्ट सेल में 13% इथेनॉल बन जाता है तो बेचारों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि ये कर लेते हैं अपने आप को पॉइजन। जब 13% कंसेंट्रेशन पहुंच जाता है इथेनॉल का तो ईस्ट सेल की हो जाती है डेथ। ओके, ये लाइन आपके NCERT में दी हुई है। वैसे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में पूछ ले परसेंटेज के बारे में, तो आप याद रखोगे 13% की कंसेंट्रेशन की बात हो रही है। ओके, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए, वैसे तो ये इससे रिलेटेड नहीं है पर फिर भी जान के रखो क्योंकि ये आपके काम का चीज़ है, ये आपके काम की चीज़ है। तो यहाँ पर देखो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या याद रखना है, ये है इसकी जो पूंछ,
ये है इसकी फ्लैजेला। फ्लैजेला किस में हेल्प करता है? फ्लैजेला हेल्प करता है मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट में। जब बैक्टीरिया को मूव करना होता है तो वो अपने फ्लैजेला का यूज करता है। और क्या याद रखोगे? ये वाले दाग, ये क्या है? पिलाई। पिलाई कब काम आते हैं? पिलाई काम आते हैं मीटिंग के टाइम पे, यानी कि जब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर चल रहा होता है, कंजुगेशन वगैरह होता है, उस टाइम पर पिलाई का यूज होता है। ओके। और इसमें क्या याद रखोगे? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होता है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है। और क्या याद रखोगे? प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेयर है। एक होती है कैप्सूल, एक सेल वॉल और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। मीसोजोम है, ये वाला जो छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक प्रोजेक्शन टाइप, ये होता है मीसोजोम। ये जो मैट्रिक्स पार्ट है ये है साइटोप्लाज्म। ये तो है ही क्रोमोसोमल डीएनए। वैक्यूल्स है, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। हो गया, चलो प्रोकैरियोटिक सेल का हो गया। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में तुम्हें क्या याद रखना है? इसके स्ट्रक्चर में तुम याद रखोगे ये होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का पीएच जो होता है वो लो होता है, या फिर कह सकते हो एसिडिक होता है। तभी तो जब ये बर्स्ट होता है, इसके कंटेंट्स जब बाहर आते हैं तो इस सेल की डेथ हो जाती है। ये होते हैं वैक्यूल्स, ये हैं सेंट्रियोल्स और ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी सेल डिवीजन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना उस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अच्छे से कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना, कि कौन से क्रोमोसोम किस पोल पर जाएंगे। ऐसे ना यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है और यहाँ पर एक होता है। ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इसको इस तरफ खींचते हैं और ये इनको इस तरफ खींचते हैं, तब जाके ये सेल जब बीच में से डिवाइड होता है तो इक्वली क्रोमोसोम्स दोनों डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। साइटोस्केलेटन ये रहे, इनके बारे में भी आपको बताए जाएंगे, एक्टिन, मायोसिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, एक रफ होते हैं और एक स्मूथ होते हैं। रफ वाले पर लगे होते हैं राइबोसोम्स, इसलिए उनको रफ कहते हैं, और स्मूथ वाले पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये होता है न्यूक्लियस वाला पार्ट, और न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ये जो आपको एक बीच में ऐसे ऐसे दिख रहा है गैप गैप, ये होते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे रेस्पिरेशन का फोकस ही माइटोकॉन्ड्रिया पर है। और यहाँ पर याद रखोगे इनके पास होता है गोल्गी एपरेटस, और 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 यहाँ पर ठीक है, जो क्रोमैटिन है वो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर होता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि डीएनए। चलो ये तो होगी बाहर बाहर की बात। अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? ई बैक्टीरियल सेल में लैक्टिक एसिड बन रहा है, ईस्ट सेल पे इथेनॉल बन रहा है। अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन क्या होता है। हम लोग जनरली बोल तो देते हैं कि ठीक है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये सेम चीज होता हो, इनके ऑल्टरनेट नाम होते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो सारी चीजें होंगी जो एक एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में होती है। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया, फिर लिंक रिएक्शन हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ तो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। उसके बाद यहाँ पर चलेगा टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल के बाद यहाँ पर चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और एक H प्लस का एक ग्रेडियंट बनेगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे माइटोकॉन्ड्रिया के। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? H2O। कैसा होता है ये? मेटाबॉलिक वाटर होता है ये, है ना। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाइट्रेट हो सकता है या सल्फेट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किसके अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिक फर्क ये है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एरोबिक के केस में होता है ऑक्सीजन, बाकी एनारोबिक के केस में वो नाइट्रेट या फिर सल्फेट होगा। फर्मेंटेशन में क्या होगा? फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद बन गया ग्लूकोज से पाइरुवेट। अब इस पाइरुवेट के पास 2 चॉइस है, या फिर कह सकते हो 2 फेट्स है इसके पास, है ना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है।
तो इस पाइरुवेट के पास होते हैं दो चॉइस, या तो ये बना सकता है लैक्टिक एसिड या फिर ये बना सकता है इथेनॉल। एक ग्लूकोज, दो पाइरुवेट, दो पाइरुवेट तो दो लैक्टिक एसिड, दो इथेनॉल। इथेनॉल बनते टाइम निकल जाएगा एक CO2, मतलब एक पाइरुवेट से एक CO2 निकलेगा, तो दो पाइरुवेट से कितना निकलेगा, दो पाइरुवेट से निकल जाएगा दो CO2। और यहाँ पर ग्लूकोज कितना होता है, 6 कार्बन का, पाइरुवेट होता है 3 कार्बन का, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का, इथेनॉल 2 कार्बन का। तो ऑब्वियस सी बात है 3 कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर, तो एक कार्बन तो निकल गया ना CO2 के फॉर्म में। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। फिर से बता रही हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में सारी चीजें होंगी जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, बस जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो नाइट्रेट या फिर सल्फेट होगा, नॉट ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन के केस में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बनेगा और फिर पाइरुवेट के पास होंगे दो फेट्स, वो डिपेंड करेगा कि किस में हो रहा है ये। तो या तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा या फिर ये इथेनॉल बनाएगा। लैक्टिक एसिड जैसे कि बैक्टीरिया में बनेगा, हमारे मसल सेल्स में बनेगा, या फिर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें बनेगा। और इथेनॉल किस केस में बनेगा, ईस्ट में। फिर से बोल रही हूँ, जब इथेनॉल का कंसेंट्रेशन 13% हो जाए तो ये अपने आप को कर लेते हैं पॉइजन टू डेथ, मतलब ये मर जाते हैं क्योंकि इनके अंदर अल्कोहल का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल तो अल्कोहल है ना, और लैक्टिक एसिड क्या है, वो तो एसिड है, दोनों ही जहरीले हैं। चलो अब आगे देखते हैं कि ये होता कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के केस में, तो प्रोकैरियोट्स के केस में कहाँ पर होगा, उन बैक्टीरिया में होगा जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हो। और यूकैरियोट्स के केस में कहाँ पर होगा, ईस्ट में होगा, अभी हम देख रहे हैं। ह्यूमन के सेल्स में, सारे सेल्स में नहीं होगा, रेड ब्लड सेल्स में होगा, मसल सेल्स में होगा। कब होगा, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन की कम नहीं हो अवेलेबल, मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। जब ऑक्सीजन की कमी हो, इतनी कमी हो कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन ना कर पाए, भले ही उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, भले ही उसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाए, तब वो क्या करेगा, तब वो करेगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो लैक्टिक एसिड जब बन रहा होता है, लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, और पाइरुवेट भी कितना होता है, 3 कार्बन का। तो यहाँ पर तो कोई CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये किस टाइप का ऑक्सीडेशन हुआ, ये होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं हुआ है। वहीं पर अगर हम अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करें, तो अल्कोहल यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की, तो ये कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का, और पाइरुवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो जब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है तो एक CO2 निकला है, तभी तो ये CO2 निकल गया ना, ये 3 कार्बन का था, और अल्कोहल हमारा जो इथेनॉल आया है वो 2 कार्बन का है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लो CO2 रिलीज हुआ है। ठीक है, याद रखोगे, जरूरी है भी और नहीं भी है, उतना जरूरी नहीं है पर ठीक है, याद रख लो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के केस में होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, और अल्कोहल फर्मेंटेशन के केस में होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, जहां पर बन रहा है इथेनॉल। ठीक है, मैं बता दूंगी कौन सी चीजें तुम्हें याद रखनी है और कौन सी चीजें समझने के लिए है, बस सुनते जाओ अच्छे से। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में जब पाइरुवेट से बन रहा होता है इथेनॉल, तो यहाँ पर चाहिए होते हैं दो एंजाइम्स। ओके, कितने एंजाइम्स चाहिए, दो एंजाइम्स चाहिए। एक एंजाइम चाहिए हमें पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज नाम से ही समझ में आ रहा है किस टाइप का एंजाइम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दे, राइट। डी मतलब निकालना, और कार्बोक्सिलेज मतलब क्या, CO2, मतलब CO2 का रिमूवल। कहाँ से निकालेगा ये CO2, पाइरुवेट से निकालेगा। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो गया, पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज का काम हो गया पाइरुवेट से CO2 को निकालना, डी मतलब हटाना, तो पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज हो गया याद। चलो अब दूसरा एंजाइम क्या चाहिए, दूसरा एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अगर तुमने लेक्चर 2 देखा होगा ग्लाइकोलिसिस वाला, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था डिहाइड्रोजिनेज कौन क्या करता है। डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शंस में, है ना। तो अब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना किसी का रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होगा। एक और चीज जो तुम्हें याद नहीं रखनी है, बस समझने के लिए समझ लो कि इन केस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तुमसे, तो तुम्हारे पास दिमाग में एक रहे आइडिया कि हाँ ये वाला जो नाम है ये मैंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में सुना है। तो जो पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज है,
उसको चाहिए होता है एक कोफैक्टर काम करने के लिए। वो कोफैक्टर होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसे प्यार से टीपीपी कहते हैं। तुम प्यार से मत कहो, पर टीपीपी कह लो, याद रहेगा। थायमीन पायरोफॉस्फेट। क्या कहा मैंने कि जो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, जिसका काम है पायरुवेट से CO2 को निकालना, उसको काम करने के लिए जो कोफैक्टर चाहिए वो है थायमीन पायरोफॉस्फेट। और जो दूसरा एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसको काम करने के लिए चाहिए जिंक, Zn2+ इस फॉर्म में चाहिए, तब ये इसका कोफैक्टर की तरह काम करेगा। अब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता कहाँ पे है? देखो, अभी तक हम माइटोकॉन्ड्रिया में घुसे नहीं है। हमने जो ग्लाइकोलिसिस की बात करी थी, जहां पर ग्लूकोज से पायरुवेट बना था, ये भी तो साइटोप्लाज्म में ही हुआ था। और ये जो है इथेनॉल फर्मेंटेशन, ये भी कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बन क्या रहा है? प्रोडक्ट क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। और सबस्ट्रेट लिख लो, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिख लो, सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो यहाँ पर बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अच्छा, अब देखो कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। अगर मैं पर ग्लूकोज बात करूं, एक ग्लूकोज से कितने बने? 2 पायरुवेट बने, है ना। और जब 2 पायरुवेट से बनते हैं 2 इथेनॉल, तो कितने कार्बन रिलीज होंगे? 2 मतलब 2 इंटू 3 कार्बन, तो ये हो गए 6 कार्बन। ये होते हैं 2 कार्बन के, और ये है 2, तो ये कितने हो गए? 4 कार्बन। तो 6 - 4 कितने निकल गए? 2 कार्बन निकल गए इन द फॉर्म ऑफ CO2। फिर से बता रही हूँ, ग्लूकोज से जब पायरुवेट बना तो हमने ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल लिया था? 1 मॉलिक्यूल। और यहाँ से जब बने तो ये बने 2 पायरुवेट। अब 2 पायरुवेट है तो यहाँ से क्या बनेंगे? 2 इथेनॉल बनेंगे। ये है 6 कार्बन का, ये हो गया 2 इंटू 3 कार्बन, क्योंकि ये 3 कार्बन का है और 2 मॉलिक्यूल है, तो इसके कितने हो गए? 6 कार्बन। अब 2 इथेनॉल है और एक इथेनॉल में होता है 2 कार्बन, तो कितने हो गए? 4 कार्बन। यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन। 6 कार्बन माइनस 4 कार्बन कितना हो गया? 2 कार्बन। तो यहाँ पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड पर ग्लूकोज रिलीज हो गए? 2। 2 CO2 निकल गए पर ग्लूकोज। अगर मैं बोलती पर पायरुवेट कितने निकल रहे हैं, तो क्या करोगे तुम? एक पायरुवेट लिया हमने, और एक पायरुवेट कितना हो गया? 3 कार्बन का। यहाँ से बन गया हमारा एक इथेनॉल। इथेनॉल में कितने होते हैं? 2 कार्बन। तो 3 कार्बन 2 कार्बन कितना निकला? एक CO2 निकला। तो अगर बोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड पर पायरुवेट, तो मतलब एक CO2 निकला। अगर बोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड पर ग्लूकोज, तो 2 CO2 निकला। अच्छा, ATP कितने बन रहे? ATP तो 2 ही बनेंगे। ATP तो 2 ही बनेंगे। कौन से वाले ATP है ये? ये है वो वाले ATP जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बने थे। याद है, ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे मैंने बताया था ग्रॉस ATP कितने बने थे? ग्रॉस ATP बने थे 4। और नेट ATP कितने बने थे? 2 ATP। ये वही 2 ATP है, क्योंकि जब इससे बना ना 2 इथेनॉल बना, तब तो कोई ATP बना नहीं, तो ये वही 2 ATP है जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बने थे, वही ये नेट ATP है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का नेट ATP है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि होता कैसे है। तो इथेनॉल फर्मेंटेशन एक 2 स्टेप पाथवे है, मतलब ये 2 स्टेप्स में होता है। बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तुमने लिया पायरुवेट, पायरुवेट से बना एसिटाल्डिहाइड। मैंने क्या बोला था? कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है सबसे पहले? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या काम है? पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने को क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या है? डीकार्बोक्सिलेज। तो जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, जहां से एक CO2 निकल गया। एक पायरुवेट की बात कर रही हूँ, तो एक CO2 निकल गया, बन गया क्या? एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा एंजाइम मैंने बताया था है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का काम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाना, है ना। अब ये है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। और अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या बना देता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को फर्दर अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो वो क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो बेसिक केमिस्ट्री, ये तो तुमको पता ही होगा। तो तुम्हारा पहले पायरुवेट से बना एसिटाल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड से बन गया क्या? इथेनॉल। अच्छा,
ग्लाइकोलिसिस में याद है एक स्टेप था जहां पर हमें Na+ की जरूरत पड़ रही थी, जहां से NADH बन रहा था। वो भी ऐसा ही एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन था, वहां पर भी एक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हम यूज कर रहे थे। तो वो Na+ आएगा कहाँ से? वो Na+ जो हम बार बार ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं 2 ATP के लिए, वो बार बार आएगा कहाँ से? वो आएगा इधर से। यहाँ देखो, जब एसिटाल्डिहाइड से बना इथेनॉल, कैसे बना? ये रिडक्शन से बना। यहाँ पर रिडक्शन हुआ है ना, एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है, तब जाकर के अल्कोहल बना है। तो अब अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो मतलब आसपास ही किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, वो ऑक्सीडेशन हुआ है NADH का। ये जो NADH बना ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, वो हो गया ऑक्सीडाइज टू Na+। ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या हुआ है? NADH से बन गया है वो NAD+। NADH का निकल गया है एक H, तब वो बन गया NAD+। H क्या होता है? एक H की अगर मैं बात करूं, 1H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? निकल गया ना इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो NADH हो गया ऑक्सीडाइज और बन गया NAD+। इसको कहते हैं NAD+ रीजेनरेशन। NAD+ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्यों करना है हमें? ग्लाइकोलिसिस के लिए, ताकि ग्लाइकोलिसिस होता रहे और बेचारे को 2 ATP जो मिल रही थी वो मिलती रहे, वरना तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो NADH का ऑक्सीडेशन हुआ, बन गया NAD+। एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ, बन गया इथेनॉल। हो गया हमारा इथेनॉल फर्मेंटेशन। क्या हुआ? पाइरुवेट से बना एसिटाल्डिहाइड। कौन सा एंजाइम आया? पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। निकल गया एक CO2, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? एल्डिहाइड से बना इथेनॉल, तो हुआ है क्या? रिडक्शन। तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका होगा? NADH का, वो बना देगा NAD+। एंजाइम्स का नाम याद रखोगे, वो फैक्टर याद रखो ना रखो, एंजाइम का नाम याद रखोगे। डिकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या चाहिए? डिकार्बोक्सिलेज। किससे निकाल रहा है CO2? पाइरुवेट से निकाल रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा? पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। और यहाँ पर बन रहा है अल्कोहल। तो अल्कोहल बन रहे किससे? रिडक्शन से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? डिहाइड्रोजनेज। तो एंजाइम क्या हो गया? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इतना याद रखोगे। इस डायग्राम को देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या था? ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस हुआ, 2 पाइरुवेट बन गए। और ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे ही तुम्हारे बने थे 2 ATP, है ना। ये 2 ATP बने थे और साथ में बने थे 2 NADH। ये NADH यूज होगा यहाँ पर, जब पाइरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बना तो निकल गया CO2। अब एसिटाल्डिहाइड से जब इथेनॉल बना तो NADH यूज हुआ ना। NADH का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था, तब जाके उसने NAD+ बनाया था। तो ये NADH आया कहाँ से? ये आया यहाँ से। यानी कि ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर जो 2 NADH प्रोड्यूस हुए थे, वही यहाँ पर आए और 2 NADH इन्होंने बना दिया। अब ये जो 2 NAD+ यूज हुए हैं, ये जाएंगे और ग्लाइकोलिसिस को हेल्प करेंगे, वापस से ग्लाइकोलिसिस हो, ताकि ये जो 2 ATP बन रहे हैं ये बनते रहे। ठीक है। अब जब यही प्रोसेस करते करते, इन 2 ATP के लिए यही प्रोसेस करते करते, जब इथेनॉल की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 13%, तो ईस्ट बेचारा मर जाएगा। ईस्ट मर जाएगा। ठीक है। तो यहां से इतना सा स्टेप किस लिए कर रहे हैं? NAD+ को रीजेनरेट करने के लिए, ताकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो चलता रहे। यहां से यहां तक तो हो गया ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ से पाइरुवेट से जो इथेनॉल बना, यहाँ पर हो रहा है NAD+ रीजेनरेशन। किस लिए कर रहे हैं NAD+ को रीजेनरेट? ताकि ये NAD+ जाके यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करवा पाए। क्यों करवाना है हमें ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू? क्योंकि हमें चाहिए ये 2 ATP, इसलिए होता है ये प्रोसेस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इथेनॉल फर्मेंटेशन। जहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। कितने ATP बन रहे हैं? 2 ATP बन रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बन रहे हैं। इथेनॉल फर्मेंटेशन पर्टिकुलरली जब पाइरुवेट से इथेनॉल बन रहे हैं तब नहीं बन रहे, ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बन रहे। अब चलो दूसरी बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। इस केस में क्या होगा? एंजाइम है एक ही, क्योंकि ये 1 स्टेप पाथवे है। कौन सा एंजाइम है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अगेन डिहाइड्रोजिनेज है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। इसको भी जो कोफैक्टर चाहिए वो है जिंक।
कहाँ पर होगा? ये भी साइटोप्लाज्म में होगा। तो ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म में, इथेनॉल फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में। प्रोडक्ट क्या होगा? 2 लैक्टिक एसिड यानी कि 2 लैक्टेट बनेंगे। कितने एटीपी बनेंगे? सेम 2 एटीपी बनेंगे। किस टाइप का ऑक्सीडेशन है ये? क्योंकि यहाँ पर तो कोई CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये किस टाइप का होगा? ये है पार्शियल ऑक्सीडेशन। इथेनॉल फर्मेंटेशन क्या था? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। कैसे होता है? पाइरुवेट से बन गया लैक्टिक एसिड, एक स्टेप पाथवे, एक एंजाइम यूज करना है बस। दैट एंजाइम इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। होता कैसे वो देखते हैं चलो। यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बन गए 2 पाइरुवेट, इतना तो पता ही है। ये तो है ग्लाइकोलिसिस जो हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से याद किया। अब ये जो 2 पाइरुवेट बने, इससे बनेंगे 2 लैक्टेट। एंजाइम कौन सा है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम याद रखोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, एंजाइम का नाम याद रखोगे। कितने एटीपी बन रहे हैं वो भी याद रखोगे। सिमिलर टू इथेनॉल फर्मेंटेशन, यहाँ पर भी होगा NAD+ का रीजेनरेशन। ये लैक्टेट बन ही इसलिए रहा है ताकि NAD+ बन पाए, और ये NAD+ बनेगा तभी जाकर तो ये 2 NADH वापस से बनेगा ना, ग्लूकोज से पाइरुवेट में कन्वर्जन होगा, तभी तो ये 2 ATP बनेंगे। ये 2 ATP क्या है? ये है नेट ATP। तो यहाँ पर जो लैक्टेट बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है ताकि ये जो 2 NADH है जो हमें ग्लाइकोलिसिस से मिले हैं, वो जो 2 NADH यहाँ ग्लाइकोलिसिस से बने, जब NAD+ का क्या हुआ? रिडक्शन, तो ये NADH आकर के यहाँ पर हेल्प किया। इसने हेल्प क्यों किया? ताकि ये वापस से NAD+ में ऑक्सीडाइज हो सके, और पाइरुवेट किस में रिड्यूस हो गया? लैक्टेट में। ठीक है, यहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगा, नो CO2, पार्शियल ऑक्सीडेशन, याद रखोगे। कोई CO2 यहाँ पर रिलीज नहीं हो रहा है। पाइरुवेट भी 3 कार्बन का होता है और लैक्टेट भी 3 कार्बन का होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? बैक्टीरिया में होता है, हमारे मसल सेल्स में होता है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इतना एक्सरसाइज कर लिया इतना एक्सरसाइज कर लिया कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा, तब होगा। किस लिए होगा? NAD+ को रीजेनरेट करने के लिए। तुम भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेती हूँ। तो इतना समझ में आया कि लैक्टिक एसिड हो या इथेनॉल हो, क्यों बन रहा है? NAD+ को रीजेनरेट करने के लिए। क्यों NAD+ को रीजेनरेट करना है? ताकि ग्लाइकोलिसिस चलता रहे। ग्लाइकोलिसिस चलते रहेगा तो कम से कम 2 ATP तो मिलते रहेगा ना, इसी के लिए हो रहा है ये सब प्रोसेस। अब देखो NCERT में क्या लिखा है, कोई डाउट नहीं होगा। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लो CO2. The incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by set of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. बहुत अच्छी बात है, हमने यही बात कही थी अभी कि पाइरुवेट से क्या बनता है? इथेनॉल बनेगा और एक CO2 रिलीज होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये किस टाइप का ऑक्सीडेशन है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जहां पर एक CO2 रिलीज हो रहा है पर पाइरुवेट। द एंजाइम्स पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज दीज रिएक्शंस। अभी अभी हम देख कर आए हैं 2 स्टेप पाथवे में, जहां पर हमने इथेनॉल फर्मेंटेशन की बात करी थी। पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज या पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज का काम क्या होता है? CO2 को रिमूव करना। किससे रिमूव करेगा? पाइरुवेट से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज या फिर पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट एक ही बात है। और दूसरा जो एंजाइम था अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसका काम क्या था? इसका काम था एल्डिहाइड को रिड्यूस करना टू व्हाट? टू अल्कोहल। और साथ में ऑक्सीडेशन किसका हो गया? NADH का, और उसने क्या बना दिया? NAD+। फिर ये NAD+ कहाँ जाएगा? ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेंगे? ग्लाइकोलिसिस से बनेगा 2 ATP। आगे देखो, other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid, ये भी हमने देख लिया। the steps involved अभी हम next diagram में देखेंगे। in animal cells also like muscles during exercise when oxygen is inadequate for cellular respiration, मतलब कि इतना ऑक्सीजन नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाए। जब ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन अच्छी खासी होती तब होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो पाए यानी कि ऑक्सीजन के लेवल कम हो, जब ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तब
Pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. Pyruvic acid हो रहा है reduce to lactic acid. तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? अगेन NADH किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? NAD प्लस में। और ये NAD प्लस कहाँ जा रहा है फिर? ग्लाइकोलिसिस में। और ग्लाइकोलिसिस से क्या बन रहा है? 2 ATP और साथ में क्या बन रहा है? NADH। और फिर ये NADH कहाँ जा रहा है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बनाने के लिए। The reducing agent is NADH plus H plus which is reoxidized to NAD plus in both the process। यही हमने अभी देखा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस करे। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को करे रिड्यूस, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो NADH प्लस H प्लस ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है खुद को ऑक्सीडाइज, ताकि जो पाइरुवेट है वो रिड्यूस हो सके। तो NADH प्लस H प्लस जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बना देगा? NAD प्लस। ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या? ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखा है द रिड्यूसिंग एजेंट NADH प्लस H प्लस विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस, यानी कि NAD प्लस रीजनरेशन की बात हो रही है यहाँ पर इन बोथ द प्रोसेस। यानी कि चाहे इथेनॉल बने या फिर लैक्टिक एसिड बने या लैक्टेट बने, दोनों केसेस में NADH का हो रहा है ऑक्सीडेशन ताकि बने NAD प्लस। फिर ये NAD प्लस जाएगा ग्लाइकोलिसिस में और ग्लाइकोलिसिस से बनते रहेगा 2 ATP और इन 2 ATP के लिए ही ये सारा खेल हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये NCERT का डायग्राम है, इसको देखकर डरना नहीं है बिल्कुल भी। बस ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा 2 स्टेप में दिखा दिया है। क्या दिखाया है यहाँ पर? स्टार्ट किया था एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, ये बना ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं G3P। साथ में एक और चीज बना था अगर तुम्हें याद हो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको मैंने कहा था धाप, तुम भी कह सकते हो। तो ये G3P यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है एसिड। एल्डिहाइड बना रहा है एसिड, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जब तुम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो वो क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो एसिड बनाता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड से बन गया है एसिड, तो हो गया ऑक्सीडेशन। तो किसी का रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? बेचारे NAD प्लस का। NAD प्लस का रिडक्शन हुआ, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या बना दिया? NADH। अब ये NADH जाकर के यहाँ पर वापस से रीजनरेट होता है। रुको देखो, ग्लूकोज से क्या बना? G3P। G3P से क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA। फिर क्या बना था? 2 PGA। 2 PGA के बाद क्या बना था? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और फिर उस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यानी कि इससे पेप, पेप से क्या बना था? पाइरुविक एसिड। इसी को तो हम बार बार पाइरुवेट कह रहे हैं ना, पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट एक ही बात है। हमने पढ़ा है यहाँ से कि इसके पास या तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा या फिर ये इथेनॉल बनाएगा। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है? NADH का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ताकि NAD प्लस रीजनरेट हो, ये वही लिखा हुआ है। अगर पाइरुविक एसिड से बनता है लैक्टिक एसिड तो यहाँ पर NAD प्लस रीजनरेट हो रहा है और कोई भी CO2 रिलीज नहीं हो रहा है। और अगर पाइरुविक एसिड से इथेनॉल बन रहा है तो एक CO2 रिलीज हो रहा है। यहाँ पर एक पाइरुविक एसिड की बात करी गई है, इसीलिए एक इथेनॉल और एक CO2 दिखाया है। और NADH वापस से क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, NAD प्लस बन गया। फिर ये NAD प्लस आके यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करेगा और बन जाएगा यहाँ पर 2 ATP। यही है पूरा फर्मेंटेशन का खेल। ठीक है, एक और चीज सुन लो, पैस्चर इफेक्ट। पैस्चर इफेक्ट क्या होता है? तो इसको जानने के लिए हम 2 केसेस देखेंगे। मान लो हम ईस्ट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट सेल के केस में हम देख रहे हैं एक बार जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक बार जब ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है या फिर लो होता है तो हमने देखा कि सिर्फ 2 ATP बन रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। जब हमने बोला कि ऑक्सीजन कम है या फिर ऑक्सीजन नहीं है, दोनों केसेस में लो हो या एब्सेंट हो, उस केस में क्या बन रहा है? एक ग्लूकोज से 2 ही ATP बन रहा है, जो ग्लाइकोलिसिस का नेट ATP था। ये वही वाला ATP है ना, 2 ATP बन गए। तो यानी कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं है या फिर कम है तो रेट ऑफ फर्मेंटेशन क्या है? हाई। फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और ग्लूकोज अपटेक कैसा है? बहुत कम है। अगर ग्लूकोज अपटेक अच्छा खासा होता तो CO2 बहुत सारे बनते, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता,
एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो ग्लूकोज का अपटेक यहाँ पर क्या है, लो, और रेट ऑफ फर्मेंटेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एटीपी कितनी बन रही है, 2 एटीपी। तुम्हें किस चीज पे ध्यान देना है, रेट ऑफ फर्मेंटेशन पे। तो जब ऑक्सीजन कम है या फिर नहीं है तो रेट ऑफ फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा है। अब दूसरा केस देखते हैं जहां पर ऑक्सीजन अच्छा खासा मौजूद है। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होगा, नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज का अपटेक इतना ज्यादा होगा कि टोटल 36 एटीपी तुम्हारे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, सब कर करा के तुम्हारे पास टोटल 36 एटीपी होंगे। तो ग्लूकोज अपटेक कैसा है, हाई है। और फर्मेंटेशन कैसा हो गया, लो हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फर्मेंटेशन का रेट ड्रॉप कर रहा है, रेट क्या होता है, किस रेट में फर्मेंटेशन हो रहा है, मतलब कितने स्पीड में फर्मेंटेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्मेंटेशन में जो गिरावट आई है, ये जो डिप्रेशन आया फर्मेंटेशन में, रेट ऑफ फर्मेंटेशन क्या हो गया है, रिड्यूस। कब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है अच्छे खासे अमाउंट में। इसी इफेक्ट को कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। इट इज द इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो फर्मेंटेशन को होने से रोक रहा है, उसे इनहिबिट कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं पैस्चर इफेक्ट, इसी इफेक्ट को कहते हैं पैस्चर इफेक्ट। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन को इनहिबिट कर रहा है। अगर आपको पता हो बायोलॉजी में ये वाला जो सिंबल होता है, दिस इज यूज्ड फॉर इनहिबिटिंग। अगर ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना। अगर हम बात कर रहे हैं इनहिबिशन की, तो इनहिबिशन में ये होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशन के केस में ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई चीज किसी को प्रमोट कर रही है तो हम ऐसे दिखाते हैं, और अगर कोई चीज किसी को इनहिबिट कर रहा है तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है वो फर्मेंटेशन को इनहिबिट कर रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैस्चर इफेक्ट। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेट ऑफ फर्मेंटेशन का ड्रॉप होना, इसी को कहते हैं पैस्चर इफेक्ट। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ईस्ट सेल है वो कब ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, when growing in absence of oxygen then aerobically, sorry यहाँ पर होगा glucose, the yeast cell consume more glucose when growing in absence of oxygen then in presence of oxygen। इससे हमें ये कंक्लूड करना है कि जब हम ईस्ट सेल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करवाते हैं तो वो, जब ईस्ट सेल को हम ऑक्सीजन की कमी में, द ईस्ट सेल कंज्यूम मोर ऑक्सीजन व्हेन ग्रोइंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन एरोबिकली। हाँ, जब हम ईस्ट सेल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं ग्रो, तो वहां पर रेट ऑफ फर्मेंटेशन कैसा होता है, लो होता है, और ऑक्सीजन अपटेक, ग्लूकोज अपटेक होता है हाई। तो वहां पर ज्यादा एटीपी बनती है, इसी को क्या बोलते हैं, पैस्चर इफेक्ट बोलते हैं। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन है, ये है 2022 का। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अगर तुमने फर्मेंटेशन, जहां तक मैंने अभी तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाया था एनसीईआरटी का, उसके बाद वाले लाइन पे लिखा हुआ है कि इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। कितना होता है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। तो तुम्हें यहाँ पर क्या देखना है, सिर्फ लेस देन 7%, क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी रिलीज हो रही है, और अगर हम एरोबिक की बात करें तो वहां पर 36 एटीपी बन रहे हैं। तो कितना एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेस देन 7%। सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछा था। और क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, और पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड। कौन से केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें तो हो रहा है, यहाँ पर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा CO2 रिलीज हो रहा है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों के केस में। अल्कोहल फर्मेंटेशन के केस में भी हमने देखा कि एक पाइरुवेट से एक CO2 रिलीज हो रहा है, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन, इस केस में हमने नहीं देखा कोई भी CO2 रिलीज होते हुए। तो कौन से प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, दैट इज लैक्टेट फर्मेंटेशन।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास में इतना तक ही रहने देते हैं। एक बार रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर सारे पीवाईक्यूज लेके आऊंगी मैं, जहां पर हम पूरे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर से जितने पीवाईक्यूज आए सबको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 एरोबिक रेस्पिरेशन के टीसीए साइकिल और ट्रांजिशन साइकिल, यानी कि जो लिंक रिएक्शन है, पहले लिंक रिएक्शन होगा फिर टीसीए साइकिल होगा, दोनों में एक ही वीडियो में कवर करा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए बाय, थैंक यू।